Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to section 69 of Bharatiya Nyaya Sanhita, and the second issue is exploring India's potential in the Arctic region, and the third issue is related to National Education Policy 2020. So let's discuss all the issues in detail. What are various provisions in section 69 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023? भारतीय न्याय संहिता BNS सेक्शन 69 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इससे रिलेटेड वेरियस पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS के अंडर सेक्शन 69 क्या है? सेक्शन 69 ऑफ BNS प्रोविजन अप टू 10 years imprisonment फॉर engaging in sexual activity based on a false promise of marriage और अदर deceitful means। किसी भी गर्ल के साथ अगर मैरिज से रिलेटेड फॉल्स प्रोमिस के बेस पर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो इस टाइप के पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पर 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन किया गया है। द BNS address situations where a man deceive a woman into having sexual intercourse by making false promise such as marriage or employment without any intention of fulfilling them। कोई भी पर्सन अगर किसी भी वुमेन के साथ डिसीव करता है, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है या फिर मैरिज करने के लिए यहाँ पर फॉल्स प्रोमिस करता है या एम्प्लॉयमेंट गिवन करने के लिए कोई फॉल्स प्रोमिस किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट एक्शन टेकिंग किया जाएगा BNS सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग। की प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 69। सेक्शन 69 के अंडर क्या क्या की प्रोविजंस किए गए हैं? नंबर 1, फॉल्स प्रॉमिस, मेकिंग अ प्रॉमिस टू मैरी और ऑफरिंग फॉल्स इंड्यूसमेंट विदाउट द इंटेंशन टू फुलफिल देम। अगर किसी वुमेन के साथ मैरी करने का प्रॉमिस किया जाता है या फिर फॉल्स इंड्यूसमेंट ऑफर किए जाते हैं और इन फॉल्स प्रॉमिस के बेस पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जाते हैं, इसको यहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस के तौर पर डिफाइन किया गया है। नंबर 2, डिसीटफुल मीन्स, एंगेजिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स इंक्लूडिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन। किसी भी गर्ल को मैरी के लिए फॉल्स प्रॉमिस करके या एम्प्लॉयमेंट गिवन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट गिवन करने का प्रॉमिस करके या फिर प्रमोशन गिवन करने के बहाने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जाते हैं तो ये डिसीटफुल मीन्स के अंडर आएगा। Number 3, provisions of imprisonment and fine. The offender can be punished with imprisonment for up to 10 years and may also be liable to pay a fine। कोई भी पर्सन अगर इस टाइप के फॉल्स प्रॉमिस करके किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज होता है, इस टाइप के पर्सन के अगेंस्ट 10 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन पे करने से रिलेटेड यहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। पनिशमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ BNS। द भारतीय न्याय संहिता अलॉन्ग विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस्ड द IPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द एविडेंस एंड रिस्पेक्टिवली एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1, 2024। भारतीय न्याय संहिता जिसको IPC के साथ रिप्लेस किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ रिप्लेस किया गया एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको एविडेंस एक्ट के साथ रिप्लेस किया गया। इन सभी एक्ट को यहाँ पर जुलाई 1, 2024 से स्टार्ट किया गया। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट चैप्टर। द BNS इंट्रोड्यूस अ सेपरेट चैप्टर स्पेशली एड्रेसिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस को एड्रेस करने के लिए BNS के अंदर यहाँ पर सेपरेट चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रीवियसली दे वर पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी अंडर द IPC। प्रीवियसली ये जो प्रोविजन किया गया था वो IPC के अंडर चैप्टर ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रोविजन किया गया था। नंबर 2, न्यू प्रोविजन फॉर माइनर्स। द BNS proposes changes to the provisions related to the rape of women under the age of 18 ईयर के अंडर किसी वुमेन का अगर रेप होता है, इस रेप से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस BNS के अंदर किए गए हैं। इट मीन्स किस तरह से पनिश किया जाएगा रेप करने वाले पर्सन को, इससे रिलेटेड प्रोविजन इसके अंडर गिवन किए गए हैं। BNS provision and age based classification for rape victims differentiating among minors under the age of 18, 16 and 12 aligning with the protection of children from sexual offences act POCSO। यहाँ पर एज के बेस पर विक्टिम्स रेप विक्टिम्स का क्लासिफिकेशन किया गया। इट मीन्स अगर 12 ईयर चिल्ड्रन है, 16 ईयर चिल्ड्रन है, 18 ईयर चिल्ड्रन के साथ अगर रेप किया जाता है तो यहाँ पर जो
पनिशमेंट होगा वो डिफरेंट होगा और इसको सेक्सुअल पोक्सो एक्ट के साथ कहीं ना कहीं अलाइन किया गया है। नंबर 3, सेंटेंसिंग ऑप्शंस। द बीएनएस प्रेस्क्राइब वेरिंग सेंटेंस ऑप्शंस फॉर केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद द आईपीसी एंड पोक्सो। बीएनएस के अंदर माइनर्स के साथ अगर कोई केसेस होते हैं इस टाइप के, तो यहाँ पर वेरिंग सेंटेंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं और आईपीसी एंड पोक्सो के साथ इनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा गया है। इम्प्लीकेशंस ऑफ सेक्शन 69। सेक्शन 69 के क्या क्या इम्प्लीकेशंस है? नंबर ऑफ प्रोवाइड लीगल क्लैरिटी। सेक्शन 69 प्रोवाइड क्लियर लीगल डेफिनेशन एंड consequences फॉर डिसीटफुल एक्ट्स leading to sexual intercourses which ensuring better protection for victims। सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीडिंग करने वाले डिसीटफुल एक्ट के कंसिक्वेंसेस को यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है सेक्शन 69 के अंदर। और ये जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं विक्टिम्स को बेटर प्रोटेक्शन गिवन कर सकते हैं। नंबर एनहांस्ड प्रोटेक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लियर स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर माइनर्स एंड डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन एज एनहांस द प्रोटेक्शन फॉर यंगर विक्टिम। माइनर्स के लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजन, क्लियर स्पेसिफिक प्रोविजन का इंट्रोडक्शन किया गया है सेक्शन 69 के अंदर, वो यंगर विक्टिम्स के प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर माइनर्स के लिए और यंगर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो प्रोविजन है वो थोड़ा डिफरेंट किए गए हैं। कंक्लूजन। With its new provisions under Section 69, BNS aims to provide state penalties for deceitful action leading to sexual intercourse, thereby strengthening the legal framework for protecting women's rights and ensuring justice। सेक्शन 69 के अंदर जो न्यू प्रोविजंस किए गए हैं बीएनएस के अंदर, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीड करने वाले डिसीटफुल एक्शंस के लिए स्टेट पेनल्टी का प्रोविजन करते हैं और वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड जस्टिस को इंश्योर करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं इसके थ्रू स्ट्रेंथ किया जा रहा है। वाई इज द आर्कटिक रीजन इंपॉर्टेंट? आर्कटिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इशू? International observers have raised concern about escalating tensions in the Arctic region, warning that if left unchecked could spark conflict in the region। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कुछ कंसर्न रेज किए हैं, स्पेशली आर्कटिक रीजन के अंदर जो टेंशंस एस्केलेटिंग हो रहे हैं इससे रिलेटेड इन्होंने कंसर्न रेज किए हैं और वार्न किया है कि अगर इन टेंशंस को कंट्रोल नहीं किया गया, चेक नहीं किया गया, तो आर्कटिक रीजन के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क हो सकते हैं। द आर्कटिक रीजन, once an isolated and frozen frontier, is now emerging as a geopolitical hotspot। आर्कटिक रीजन जो कि ईयर्स पहले आइसोलेटेड एंड फ्रोजन फ्रंटियर हुआ करता था, टुडे ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के तौर पर इमर्ज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज रैपिडली मेल्टिंग आइस कैप, ओपनिंग न्यू सी रूट्स एंड ओपन एक्सेस टू वास्ट रिजर्वोयर्स ऑफ अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आर्कटिक रीजन के अंदर आइस कैप मेल्टिंग हो रहा है रैपिडली और इस आइस कैप के मेल्टिंग होने की वजह से यहाँ पर कुछ न्यू सी रूट्स ओपनिंग हो रहे हैं एंड कुछ वास्ट रिजर्वर्स जो आइस कैप के अंदर हुआ करते थे वहाँ तक एक्सेस अब ओपन हो रहे हैं। In response, global powers are claiming their presence in the region, raising concern about potential conflict and military escalation। बिकॉज आर्कटिक रीजन के अंदर कुछ सी रूट्स यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं और कुछ नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर जिस तरह से बढ़ रही है, इसकी वजह से कुछ ग्लोबल पावर्स इस रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस का क्लेम कर रहे हैं और इन सभी ग्लोबल पावर्स के अंदर अब कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? द आर्कटिक होल्ड इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू। आर्कटिक रीजन का स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक वैल्यू, अकॉर्डिंग टू 2009 यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कटिक रीजन में कंटेन 13% ऑफ द वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड 30% ऑफ अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व। 2009 की यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग आर्कटिक रीजन के अंदर पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले अनडिस्कवर्ड ऑयल का 13% जो ऑयल है वो आर्कटिक रीजन के अंदर हो सकता है। साथ ही अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व का 30% नेचुरल गैस आर्कटिक रीजन के अंदर हो सकता है। इट इज ऑल्सो रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट, फॉस्फेट्स, कॉपर एंड वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड्स। आर्कटिक रीजन कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट के यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सच एज यहाँ पर फॉस्फेट्स हो सकते हैं, कॉपर, वैल्यूएबल फिशिंग ग्राउंड्स यहाँ पर हो सकते हैं। However, many of these resources are locked under ice or beneath the seabed and only becoming access due to global warming। ये जो यहाँ पर आइस के अंडर या सी बेड के नीचे जो रिसोर्सेस लॉक्ड हैं
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर ये आइस मेल्ट होगा तभी इन रिसोर्स तक एक्सेस किया जा सकता है, बिकॉज ये जो रीजन है ये पूरा आइस कैप से कवर्ड है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये आइस मेल्ट होगा। आइस मेल्ट होने के बाद भी इस तरह के रिसोर्सेज सच एज अनडिस्कवर्ड ऑयल या फिर अनटेप्ड नेचुरल गैस रिजर्व जो भी है यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। Strategic value apart from resources, the melting ice of Arctic region is opening new commercial shipping routes। अगर आर्कटिक रीजन का आइस मेल्टिंग होता है तो इसके मेल्ट होने की वजह से कुछ न्यू कॉमर्शियल शिपिंग रूट्स ओपन हो सकते हैं इस रीजन के थ्रू। नॉर्थ ईस्ट पैसेज along Russia's Arctic coast could shorten trade route between Europe and East Asia by nearly 8,000 किलोमीटर। यूरोप एंड ईस्ट एशिया के बीच जो करंट में ट्रेड होता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू ट्रेड होता है, बट अगर आर्कटिक रीजन का आइस मेल्ट होता है तो इसके थ्रू यूरोप एंड ईस्ट एशिया का जो डिस्टेंस होगा, जो ट्रेड रूट होगा वो 8,000 किलोमीटर तक शॉर्टन हो सकता है। दिस रूट इज वेरी attractive to China, which envision a polar silk route that would that would boost maritime trade while ignoring traditional checkpoint like the Suez Canal। ये रोड चाइना के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, बिकॉज चाइना एक्सपेक्ट करता है कि अगर आर्कटिक रीजन के अंदर आइस मेल्टिंग होता है तो इसके थ्रू चाइना पोलर सिल्क रोड इस्टेब्लिश कर सकता है, और जो कि मैरी टाइम ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज चाइना करंट में जो ट्रेड करता है वो स्वेज कैनल के थ्रू ट्रेड करता है। उसके बाद स्वेज कैनल को इग्नोर करके वो पोलर सिल्क रोड ट्रेड रूट को यूज कर सकता है। लीगल फ्रेमवर्क एंड टेरिटोरियल क्लेम। टेरिटोरियल क्लेम करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या होते हैं? अनलाइक द अंटार्कटिक रीजन विच इज गवर्न्ड बाय अ डीमिलिटराइज्ड ट्रीटी सिस्टम, द आर्कटिक रीजन फॉल्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अंटार्कटिक रीजन जो कि डीमिलिटराइज्ड ट्रीटी सिस्टम के बेस पर गवर्न किया जाता है। आर्कटिक रीजन की अगर बात की जाए तो आर्कटिक रीजन UNCLOS के द्वारा गवर्न किया जाता है। इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इसके अंडर आर्कटिक रीजन को यहाँ पर डील किया जाता है। कंट्रीज कैन क्लेम seabed territories beyond their 200 nautical mile exclusive economic zone if these countries prove geological continuity with their continental itself। कोई भी कंट्री अपने 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर टेरिटोरियल क्लेम कर सकता है अगर उस कंट्री का सी बेड टेरिटरीज कंटिन्यू है। आर्कटिक रीजन इज करंटली कंट्रोल्ड बाय 8 कंट्रीज: US, कनाडा, रसिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, विया ग्रीनलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड, विच कलेक्टिवली फॉर्म द आर्कटिक काउंसिल। करंट में आर्कटिक रीजन को 8 कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है: US, कनाडा, रसिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। इन सभी कंट्रीज ने कलेक्टिवली आर्कटिक काउंसिल बनाया हुआ है। Arctic Council aims to promote environmental protection and scientific cooperation. Geopolitical rivalries have strained its unity। आर्कटिक काउंसिल का जो मेन एम है वो आर्कटिक रीजन के अंदर साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करना है, बट करंट में कुछ जियोपॉलिटिकल रिवेलरीज की वजह से इसकी यूनिटी स्ट्रेंड हुआ है। कंट्रीज लाइक डेनमार्क, कनाडा एंड रशिया हैव सबमिटेड ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स टू द UN कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। डेनमार्क, कनाडा एंड रशिया जैसे कंट्रीज ने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लेम किए हैं UN कमीशन के अंडर। इफ दीज क्लेम्स एक्सेप्टेड इट वुड अलाउ नेशंस टू कंट्रोल लार्ज एरिया ऑफ आर्कटिक सी बेड। अगर UN कमीशन के द्वारा ये क्लेम एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो आर्कटिक सी बेड का एक लार्ज एरिया इन सभी कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी। The Arctic region is no longer a frozen wasteland. It is becoming a highly contested region for energy politics, military posturing and trade competitiveness। आर्कटिक रीजन अब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फ्रोजन वेस्टलैंड नहीं रहने वाला है। अब ये एक कंटेस्टेड रीजन, हाईली कंटेस्टेड रीजन के तौर पर इमर्ज हो रहा है, स्पेशली फॉर एनर्जी पॉलिटिक्स, मिलिट्री पोस्चरिंग एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक हाईली कंटेस्टेड रीजन ये बनता जा रहा है। With limited legal frameworks and high strategic stakes, the region becoming a high conflict zone if multilateral mechanisms fail to manage competing claims। बिकॉज इस रीजन के अंदर हाई स्ट्रेटेजिक स्टेक है एंड लीगल फ्रेमवर्क वेरी लिमिटेड है, इस वजह से ये जो रीजन है एक हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन में कन्वर्ट हो रहा है।
Environmental concerns are also paramount. Increased shipping and drilling could accelerate ecological degradation in a region which is already under stress from climate change. इन्वायरमेंटल कंसर्न भी इस एरिया के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर शिपिंग एंड ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यहाँ पर एक्सेलेट हो रहा है जिसकी वजह से जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस में है। कंक्लूजन, एज द आइस रिट्रीट्स द आर्कटिक्स जियो पॉलिटिकल रिलेवेंस राइजेज। जैसे जैसा आइस रिट्रीट होगा आर्कटिक का जियो पॉलिटिकल रिलेवेंस राइज होगा। नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, टेरिटोरियल एम्बिशन एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन अमंग मेजर पावर इज ट्रांसफॉर्मिंग द रीजन इनटू अ न्यू फ्रंटियर ऑफ ग्लोबल रिवैल्री। नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा होने वाला है। टेरिटोरियल एम्बिशंस बहुत कंट्री रखते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन यहाँ पर होने वाला है। यही कुछ वजह है कि यहाँ पर ये जो रीजन है ये ग्लोबल रिवैल्री का एक नया फ्रंट बन रहा है। विदाउट रोबस्ट इंटरनेशनल कॉपरेशन द आर्कटिक रीजन कुड बिकम अ फ्लैश पॉइंट इन एन इंक्रीजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। जब तक रोबस्ट इंटरनेशनल कॉपरेशन नहीं होगा आर्कटिक रीजन मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक फ्लैश पॉइंट के तौर पर बना रहेगा। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आर्टिकल इज important for prelims and for mains. What is National Education Policy 2020? The new National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century in India, which replaced the old National Education Policy 1986। 21st सेंचुरी के इंडिया के अंदर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्म्ड अ कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंजन विच आउटलाइन दिस न्यू पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी फॉर्म की जिसके चेयरमैन के कस्तूरी रंजन थे। इन्हीं ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आउटलाइन किया। The National Education Policy 2020 promises various reforms in school and higher education, including technical education, that are based on 21st century needs. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर वेरियस रिफॉर्म किए गए हैं स्कूल बेस पर एंड हायर एजुकेशन लेवल पर, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर वेरियस प्रोविजन किए गए हैं जो कि 21st सेंचुरी के नीड के बेस पर है। 5 fundamental pillars of National Education Policy 2020. Number 1, access. Number 2, equity. Number 3, quality. Number 4, affordability. And number 5, accountability. ये 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। न्यू पॉलिसी इज अलाइंड विद इन 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2023 के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इसके साथ अलाइन किया गया है। It aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible and multidisciplinary. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन को मोर होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना चाहता है। इसके थ्रू इंडिया एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन सकता है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन, नंबर 1, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasize ensuring universal access to school education at all levels from प्री स्कूल टू सेकेंडरी। प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक स्कूल एजुकेशन तक स्टूडेंट के यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस करता है। नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर। द 10+2 structure of school curricula will be replaced by a 5+3+3+4 curricular structure। स्कूल करिकुला का 10+2 स्ट्रक्चर अब 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर के साथ चेंज हो जाएगा। नंबर 3, अडेयरिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉल फॉर सेटिंग अप नेशनल मिशन फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी सेटअप किया गया। नंबर 4, रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागोगी। स्टूडेंट विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पर अब स्टूडेंट के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंसेस, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रेस एंड बिटवीन करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज। अब
आर्ट एंड साइंस के बीच में रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा, और साथ ही वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच में सेपरेशन को काफ़ी रिड्यूस किया है। साथ ही करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच रिजिड सेपरेशन को रिड्यूस किया गया है। नंबर 5, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम द 6th ग्रेड एंड इंक्लूड इंटर्नशिप। 6th ग्रेड से अब वोकेशनल एजुकेशन स्कूल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। नंबर 6, टीचर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। द एग्जिस्टिंग बीएड प्रोग्राम फॉर टीचर ट्रेनिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद हाई क्वालिटी कंटेंट, पेडागोगी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एग्जिस्टिंग बीएड प्रोग्राम जो टीचिंग के लिए है, ये अब 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ चेंज कर दिया जाएगा विद हाई क्वालिटी कंटेंट, पेडागोगी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। A national curriculum framework for teacher education will be formulated by National Council for Teacher Education in consultation with NCERT। टीचर एजुकेशन के लिए एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE फॉर्मुलेट किया जाएगा। NCERT के साथ कंसल्ट करके ये अपना वर्किंग करेगा। नंबर 7, मल्टीलिंगुअलिज्म इन द पावर ऑफ लैंग्वेज। Mother tongue will be medium of instruction until grade 5, but preferably till grade 8 and beyond। मदर टंग ग्रेड 5 तक एक इंस्ट्रक्शन का मीडियम बना रहेगा। संस्कृत टू बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट, इंक्लूडिंग इन 3 language फार्मूला। 3 language फार्मूला के अंडर ऑल लेवल ऑफ स्कूल में संस्कृत को ऑफर किया जाएगा, एंड स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए संस्कृत को एक ऑप्शनल के तौर पर गिवन किया जाएगा। प्रोविजंस ऑफ हायर एजुकेशन। प्रोविजंस क्या क्या है हायर एजुकेशन का? नंबर 1, होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। न्यू पॉलिसी एनविजार्ड मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलर क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलर creative combination of subject, integration of vocational education and multiple entry and exit points with appropriate certification, ये सारे प्रोविजन हायर एजुकेशन के अंडर किए गए हैं। एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम द डिफरेंट HEI। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि डिजिटली स्टोर किया जा सकता है। National Research Foundation will be created, which would be apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education। हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड रिसर्च कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। रेगुलेशन। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी एन ओवरआर्चिंग बॉडी फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन। इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए एक न्यू बॉडी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। नंबर 3, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, an autonomous body, will be created up to provide a platform for free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, planning, assessment and administration। लर्निंग, प्लानिंग, असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को एनहांस करने के लिए, टेक्नोलॉजी के यूज से रिलेटेड आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया जाने वाला है। नंबर 4, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड सेटिंग अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, प्राकृत एंड पर्शियन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंस एंड ऑल लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स ऑफ HEI। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेटअप करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, प्राकृत एंड पर्शियन भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर पाली लैंग्वेज के लिए, प्राकृत लैंग्वेज के लिए, पर्शियन लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नंबर 5, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी एनकरेज टू सेट अप देयर कैंपस इन अदर कंट्रीज। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज को अब अदर कंट्रीज में कैंपस सेटअप करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। सिमिलरली सेलेक्टेड टॉप ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटीज विल बी परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया।
सेलेक्टेड टॉप ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटीज को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए परमिट किया जाएगा। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।